जीवन का महाकाव्य, जैविक विकास का परिचय। इस अद्भुत ग्रह पर चारों ओर देखें, ऊंचे उड़ते पक्षी, गहरे समुद्र में तैरती मछलियां, विशालकाय पेड़ और नन्हे नन्हे कीड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के इतने सारे रूप कहां से आए? ये सभी एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? और फिर भी उनमें कुछ अजीब सी समानताएं क्यों हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक शानदार कहानी में छिपा है। यह कहानी है जैविक विकास की। यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, यह जीवन की अपनी कहानी है। यह अरबों वर्षों में फैली एक महागाथा है जो हमें बताती है कि कैसे सबसे सरल पहले जीव से आज की करोड़ों प्रजातियां बनी। जैविक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ जीवित प्राणियों में परिवर्तन होते हैं। यह एक धीमी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैविक विकास का सिद्धांत हमें एक गहरा सच बताता है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव, चाहे वह एक छोटा सा जीवाणु हो या एक विशाल नीली भेल, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सब एक बहुत बड़े पुराने परिवार के हिस्से हैं। हमारी जड़ें एक ही जीवन वृक्ष से जुड़ी हैं। यह विचार ही अपने आप में कितना विस्मयकारी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन केवल सूक्ष्म, एक कोशिकीय रूपों में मौजूद था। फिर लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान इन सरल रूपों से धीरे धीरे अधिक जटिल जीव विकसित हुए। विकास ने ही डायनासोरों को जन्म दिया और फिर उनके विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को पनपने का मौका दिया। यह हमें समझाता है कि क्यों कुछ जानवरों के पंख होते हैं और कुछ के पंजे। तो जैविक विकास वास्तव में है क्या? इसे सरल शब्दों में कहें तो यह परिवर्तन के साथ वंश है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने माता पिता से थोड़े अलग होते हैं। ये छोटे छोटे अंतर पीढ़ियों तक जमा होते रहते हैं। समय के साथ ये अंतर इतने बड़े हो सकते हैं कि एक नई प्रजाति ही बन जाती है। यह कोई जादुई छड़ी घुमाने जैसा नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ नियमों के अनुसार काम करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल कैसे ढल जाते हैं। रेगिस्तान में ऊंट कैसे जीवित रहता है या ध्रुवीय भालू बर्फीले माहौल में कैसे गर्म रहता है। इन सब के पीछे विकास का ही हाथ है। यह कहानी उतनी ही रोमांचक है जितना कि किसी खजाने की खोज। वैज्ञानिक जासूसों की तरह पृथ्वी की चट्टानों, जीवित प्राणियों की शारीरिक बनावट और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में छिपे सुरागों को खोजते हैं। वे इन सुरागों को जोड़कर जीवन के अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज है। ये लगातार बदल रहा है, अनुकूलन कर रहा है और नए रूपों को जन्म दे रहा है। इस यात्रा पर हमारे साथ चलिए। हम ये पता लगाएंगे कि विकास कैसे काम करता है, इसके क्या सबूत हैं और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये कहानी सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है, क्योंकि यह हमारी अपनी कहानी है। विकास का इंजन परिवर्तन के चतुर्तंत्र। तो यह अद्भुत परिवर्तन होता कैसे है? जैविक विकास कोई एक शक्ति नहीं है, बल्कि कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं का मिला-जुला परिणाम है। इन प्रक्रियाओं को हम विकास के तंत्र कह सकते हैं। ये वे इंजन हैं जो जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली इंजन है प्राकृतिक चयन। इसे ऐसे समझें, किसी भी प्रजाति के जीव एक जैसे नहीं होते। उनमें छोटे छोटे अंतर होते हैं। कुछ तेज दौड़ सकते हैं, कुछ का रंग बेहतर छिपने में मदद करता है और कुछ बीमारियों से बेहतर लड़ सकते हैं। प्राकृतिक चयन का मतलब है कि जो जीव अपने पर्यावरण में बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं, वे अपने गुण अगली पीढ़ी को देने में अधिक सफल होते हैं। अब बात करते हैं उत्परिवर्तन की। ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह विकास के लिए कच्चा माल है। उत्परिवर्तन हमारे डीएनए में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन तब हो सकते हैं जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन या तो हानिरहित होते हैं या हानिकारक, लेकिन कभी-कभी एक उत्परिवर्तन फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कीट में ऐसा उत्परिवर्तन हो सकता है जो उसे किसी कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधी बना दे। प्राकृतिक चयन तब इस फायदेमंद उत्परिवर्तन को आबादी में फैलाने का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण तंत्र है जीन प्रवाह। यह तब होता है जब विभिन्न आबादियों के जीव आपस में प्रजनन करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक द्वीप पर भूरे रंग के भृंगों की आबादी है और दूसरे द्वीप पर हरे रंग के भृंगों की। यदि कुछ भूरे भृंग हरे भृंगों के द्वीप पर पहुंच जाते हैं और वहां प्रजनन करते हैं, तो वे अपनी भूरे रंग की जीन को उस आबादी में ले आते हैं। जीन प्रवाह आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है। अंत में आनुवंशिक प्रवाह नामक एक और दिलचस्प तंत्र है। ये छोटी आबादियों में काम करता है और पूरी तरह से संयोग पर आधारित है। कल्पना कीजिए
कि आपकी जेब में 10 लाल और 10 नीली कंचे हैं। यदि आप बिना देखे केवल 4 कंचे निकालते हैं तो संयोग से आप 3 लाल और 1 नीला कंचा निकाल सकते हैं। अगली पीढ़ी में अब लाल रंग का प्रतिशत ज्यादा होगा, सिर्फ भाग्य के कारण। इसी तरह छोटी आबादी में कुछ जीन संयोग से ही अधिक सामान्य हो सकते हैं। यह दिखाता है कि विकास हमेशा अनुकूलन के बारे में नहीं होता है, कभी कभी भाग्य भी एक भूमिका निभाता है। ये सभी तंत्र मिलकर प्रजातिकरण की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। समय की गवाही, जैविक विकास के ठोस प्रमाण। अगर जैविक विकास अरबों वर्षों में हुआ है तो हम यह कैसे जान सकते हैं कि यह सच है? सौभाग्य से पृथ्वी ने अपने इतिहास के कई सुराग छोड़े हैं। ये सुराग जैविक विकास के ठोस प्रमाण हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रमाण जीवाश्म है। जीवाश्म चट्टानों में संरक्षित प्राचीन जीवन के अवशेष हैं। वे हमें उन जानवरों और पौधों की एक झलक देते हैं जो लाखों साल पहले रहते थे। जब हम विभिन्न चट्टानी परतों में जीवाश्मों को देखते हैं तो हम एक कहानी को खुलते हुए देखते हैं। सबसे निचली यानी सबसे पुरानी परतों में हमें सरल जीव मिलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर यानी नई परतों की ओर बढ़ते हैं, जीव अधिक जटिल होते जाते हैं। जीवाश्म हमें दिखाते हैं कि कैसे व्हेल के पूर्वजों की 4 टांगें थीं और वे जमीन पर चलते थे, या कैसे पक्षी डायनासोर से विकसित हुए। दूसरा शक्तिशाली प्रमाण तुलनात्मक शारीर रचना से मिलता है। जब हम विभिन्न जानवरों की शारीरिक संरचना की तुलना करते हैं तो हमें आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए, एक इंसान की बांह, एक बिल्ली का अगला पैर, एक व्हेल का फ्लिपर और एक चमगादड़ का पंख। बाहर से ये सभी बहुत अलग दिखते हैं और अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब हम उनकी हड्डियों की संरचना को देखते हैं तो वे उल्लेखनीय रूप से समान होती हैं। उन सभी में एक ऊपरी बांह की हड्डी, 2 निचली बांह की हड्डियां, कलाई की हड्डियां और उंगलियों की हड्डियां होती हैं। ये समानता इस बात का एक मजबूत संकेत है कि इन सभी जीवों ने एक साझा पूर्वज से इस मूल संरचना को विरासत में पाया है और समय के साथ इसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए अनुकूलित किया है। भ्रूण विज्ञान भी एक आकर्षक खिड़की प्रदान करता है। जब हम विभिन्न कशेरुकी जानवरों जैसे मछली, सरीसृप, पक्षी और मनुष्य के शुरुआती भ्रूणों को देखते हैं तो वे आश्चर्यजनक रूप से समान दिखते हैं। शुरुआती चरणों में उन सभी में गलफड़े जैसी संरचनाएं और एक पूंछ होती है। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है वे अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। मछली के गलफड़े असली गलफड़ों में विकसित होते हैं, जबकि मनुष्यों में वे कान और गले के कुछ हिस्सों में बदल जाते हैं। ये समानता बताती है कि हम सभी एक साझा विकासवादी इतिहास साझा करते हैं और हमारे विकास के नुस्खे में अभी भी हमारे दूर के पूर्वजों के निर्देश मौजूद हैं। शायद सबसे मजबूत प्रमाण जैव रसायन और आनुवंशिकी से मिलता है। आज हम सीधे डीएनए कोड को पढ़ सकते हैं, जो हर जीवित प्राणी के लिए निर्देश पुस्तिका है। जब हम विभिन्न प्रजातियों के डीएनए की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रजातियां एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती हैं, उनका डीएनए भी अधिक समान होता है। उदाहरण के लिए, मनुष्यों और चिंपैंजी का डीएनए 98% से अधिक समान है, जो हमारे करीबी विकासवादी रिश्ते को दर्शाता है। मनुष्यों और केले के बीच भी लगभग 50% डीएनए समान है। यह साझा आनुवंशिक कोड इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि पृथ्वी पर सभी जीवन एक ही मूल पूर्वज से उत्पन्न हुआ है। हमारे जीन हमारी पारिवारिक कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पुरानी है। विचारों का टकराव, लामार्क बनाम डार्विन। जैविक विकास का विचार अचानक से नहीं आया, यह कई विचारकों के काम का परिणाम था। 19वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने विकास का अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया। लामार्क का विचार सरल और आकर्षक था। उन्होंने कहा कि जीव अपने जीवन काल में जो गुण प्राप्त करते हैं उन्हें वे अपनी संतानों को दे सकते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जिराफ का है। लामार्क ने तर्क दिया कि जिराफों के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी। ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए वे अपनी गर्दन को लगातार खींचते थे। इस खिंचाव के कारण उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई और फिर उन्होंने यह लंबी गर्दन का गुण अपने बच्चों को दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रक्रिया ने जिराफ की गर्दन को लंबा बना दिया। लामार्क का विचार उपयोग और अनुपयोग और अर्जित लक्षणों की विरासत पर आधारित था। उनका मानना था कि शरीर के जिन अंगों का अधिक उपयोग किया जाता है वे मजबूत और बड़े हो जाते हैं, और जिनका उपयोग नहीं किया जाता वे कमजोर होकर गायब हो जाते हैं। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने प्रजातियों को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानने की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी। लामार्क ने पहली बार विकास के लिए एक सुसंगत तंत्र का प्रस्ताव रखा। हालांकि उनका सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं दे सका। यदि कोई लोहार मेहनत करके अपनी भुजाओं को मजबूत बनाता है
तो क्या उसके बच्चे भी मजबूत भुजाओं के साथ पैदा होते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। फिर आए चार्ल्स डार्विन, एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी जिन्होंने दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी प्रसिद्ध यात्रा, विशेष रूप से गैलापागोस द्वीप समूह की यात्रा के बाद डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का अपना सिद्धांत विकसित किया। डार्विन का दृष्टिकोण लामार्क से बहुत अलग था। उन्होंने जिराफ की गर्दन को एक अलग नजरिए से देखा। डार्विन ने कहा कि किसी भी जिराफ आबादी में गर्दन की लंबाई में प्राकृतिक भिन्नता थी। कुछ की गर्दन थोड़ी लंबी थी, कुछ की थोड़ी छोटी। जिन जिराफों की गर्दन संयोग से थोड़ी लंबी थी, वे ऊंची पत्तियों तक पहुंच सकते थे, खासकर सूखे के समय में। इसलिए वे बेहतर भोजन प्राप्त कर पाते थे, जीवित रहते थे और अधिक बच्चे पैदा करते थे। डार्विन के सिद्धांत में पर्यावरण चयन करता है कि कौन से गुण फायदेमंद हैं। लंबी गर्दन वाले जिराफों को प्रकृति ने चुना और उन्होंने यह गुण अपनी संतानों को दिया। समय के साथ लंबी गर्दन वाले जिराफ आबादी में अधिक आम हो गए। यह अर्जित गुण नहीं था, बल्कि एक विरासत में मिला गुण था जिसे प्रकृति ने पसंद किया। बाद के वैज्ञानिक प्रयोगों और आनुवंशिकी की खोज ने डार्विन के विचारों की पुष्टि की। अब हम जानते हैं कि जीवन काल में प्राप्त किए गए लक्षण डीएनए को नहीं बदलते हैं और इसलिए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। जबकि लामार्क ने एक महत्वपूर्ण पहला कदम उठाया। यह डार्विन का प्राकृतिक चयन का विचार था, जिसे विज्ञान ने सही पाया और जो आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान की नींव बना। सिद्धांतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें काम करते हुए देखना है। जैविक विकास की कहानियां हमारे चारों ओर हैं। चार्ल्स डार्विन की अपनी यात्रा में सबसे प्रेरक उदाहरणों में से एक गैलापागोस द्वीप समूह के फिंच पक्षी थे। डार्विन ने देखा कि इन द्वीपों पर कई प्रकार के फिंच रहते थे और प्रत्येक द्वीप के फिंच थोड़े अलग थे। सबसे खास अंतर उनकी चोंच के आकार और आकृति में था। कुछ की चोंच मोटी और मजबूत थी, जो सख्त बीजों को तोड़ने के लिए एकदम सही थी। दूसरों की चोंच पतली और नुकीली थी, जो कीड़ों को पकड़ने के लिए उपयुक्त थी। डार्विन ने अनुमान लगाया कि ये सभी फिंच एक ही पूर्वज प्रजाति से विकसित हुए थे, जो मुख्य भूमि से द्वीप पर आए थे। अलग अलग द्वीपों पर भोजन के विभिन्न स्रोत उपलब्ध थे। जिन द्वीपों पर बड़े सख्त बीज थे, वहां मोटी चोंच वाले फिंच जीवित रहने और प्रजनन करने में अधिक सफल रहे। जिन द्वीपों पर कीड़े अधिक थे, वहां पतली चोंच वाले फिंचों को लाभ हुआ। लाखों वर्षों में प्राकृतिक चयन ने इन छोटी आबादी को उनके विशिष्ट वातावरण के लिए अनुकूलित किया, जिससे विभिन्न प्रकार की फिंच प्रजातियां विकसित हुईं। यह अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां एक ही पूर्वज से कई नई प्रजातियां तेजी से विकसित होती हैं, ताकि वे विभिन्न पारिस्थितिक भूमिकाओं को भर सकें। डार्विन के फिंच आज भी विकास की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। अब एक और शक्तिशाली कहानी जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है, वह है बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का विकास। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की आबादी में हमेशा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें यादृच्छिक उत्परिवर्तन के कारण उस एंटीबायोटिक के प्रति थोड़ा प्रतिरोध होता है। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो यह अधिकांश संवेदनशील बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। अब उनके पास बढ़ने और गुणा करने के लिए बहुत जगह और संसाधन होते हैं। वे अपनी प्रतिरोधक जीन अपनी संतानों को देते हैं और जल्द ही पूरी की पूरी आबादी प्रतिरोधी बैक्टीरिया से भर जाती है। यह प्राकृतिक चयन का एक बहुत तेज उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक या अनुचित उपयोग इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देता है। यह हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह हमें दिखाता है कि विकास केवल एक ऐतिहासिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आज भी हर पल हो रही है। यह हमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में विकासवादी सिद्धांतों को समझने के महत्व को भी सिखाता है। अब मानव विकास की कहानी को देखें। जीवाश्म और डीएनए सबूत बताते हैं कि हम वानरों के परिवार का हिस्सा हैं और हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपैंजी हैं। हमारी वंशावली लगभग 60 से 70 लाख साल पहले उनसे अलग हो गई। हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, उनके दिमाग का आकार बड़ा हुआ और उन्होंने उपकरण बनाना और आग का उपयोग करना सीखा। यह एक लंबी और जटिल यात्रा थी, जिसमें कई अलग अलग मानव जैसी प्रजातियां आईं और गईं। हम होमो सेपियंस इस शानदार विकासवादी कहानी के एकमात्र जीवित वंशज हैं। जैविक विकास ने पृथ्वी को एक अद्भुत उपहार दिया है, जैव विविधता। यह शब्द जीवन की सभी विविधताओं को संदर्भित करता है। विभिन्न प्रजातियों, उनके बीच की आनुवंशिक भिन्नता और उन पारिस्थितिक तंत्रों को जिनमें वे रहते हैं। अमेजन के वर्षावन से लेकर आर्कटिक की बर्फ तक
हर जगह जीवन ने पनपने के तरीके खोज लिए हैं। यह जैव विविधता केवल सुंदर और देखने में आकर्षक ही नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूमिका निभाती है। वे एक जटिल जाल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम जीवन का जाल कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में जैव विविधता हमारी खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। सदियों से किसानों ने जंगली पौधों से फसलों का विकास किया है, उन पौधों का चयन करके जिनमें वांछनीय गुण थे, जैसे बड़े फल या सूखे के प्रति सहनशीलता। आज भी हमारी फसलों के जंगली रिश्तेदार आनुवंशिक विविधता का एक महत्वपूर्ण भंडार हैं। जब नई बीमारियां या कीट हमारी फसलों पर हमला करते हैं, तो वैज्ञानिक इन जंगली रिश्तेदारों में प्रतिरोधक जीन की तलाश कर सकते हैं और उन्हें हमारी फसलों में शामिल कर सकते हैं। आनुवंशिक विविधता के बिना हमारी खाद्य आपूर्ति बहुत कमजोर हो जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे किसी एक ही तरह के निवेश पर निर्भर रहना जोखिम भरा होता है। चिकित्सा में भी विकास और जैव विविधता का गहरा महत्व है। प्रकृति एक विशाल दवाखाना है। कई महत्वपूर्ण दवाएं पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की गई हैं। उदाहरण के लिए एस्पिरिन विलो पेड़ की छाल से प्रेरित था और पेनिसिलिन एक फफूंद से खोजा गया था। हर साल अनगिनत प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और उनके साथ हम संभावित नई दवाओं और इलाज के रहस्यों को हमेशा के लिए खो रहे हैं। विकास को समझना हमें यह भी बताता है कि बीमारियां कैसे विकसित होती हैं और हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, जैसा कि हमने बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मामले में देखा। अंत में जैव विविधता हमारे पर्यावरण को स्थिर और लचीला बनाए रखती है। वन हवा को साफ करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। आर्द्र भूमियां पानी को फिल्टर करती हैं और बाढ़ को रोकती हैं। मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता हमारी फसलों के लिए आवश्यक हैं। जब प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, तो ये महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो सकती हैं, जिसके अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जैविक विकास हमें सिखाता है कि हम इस अविश्वसनीय विविधता का हिस्सा हैं, इससे अलग नहीं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कीमती विरासत की रक्षा करें, क्योंकि जीवन के इस इंद्रधनुष को संरक्षित करके ही हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने विकास के बारे में अपने शानदार विचार दिए, लेकिन वह एक बात नहीं जानते थे, आनुवंशिकता कैसे काम करती है। वह जानते थे कि लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके तंत्र का पता नहीं था। आज हम न केवल इस तंत्र को जानते हैं, बल्कि हम इसे पढ़ भी सकते हैं। इसका रहस्य डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अणु में छिपा है। डीएनए हर जीवित कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला एक लंबा सर्पिल अणु है। यह जीवन की निर्देश पुस्तिका है। इसमें वे सभी निर्देश होते हैं जो किसी जीव को बनाने और उसे चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। यह एक विशाल वर्णमाला की तरह है, जिसमें केवल 4 अक्षर हैं, ए, टी, सी और जी। इन 4 अक्षरों का क्रम ही एक जीव को दूसरे से अलग बनाता है। डीएनए अनुक्रमण नामक तकनीक के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक अब किसी भी जीव के पूरे डीएनए कोड को पढ़ सकते हैं। यह विकास के अध्ययन के लिए एक क्रांति से कम नहीं है। यह हमें समय में पीछे देखने और प्रजातियों के बीच संबंधों का सटीक नक्शा बनाने की अनुमति देता है। जब हम 2 प्रजातियों के डीएनए की तुलना करते हैं, तो हम उनके डीएनए कोड में अंतर की संख्या गिन सकते हैं। जितने अधिक अंतर होते हैं, उनका साझा पूर्वज उतना ही दूर के अतीत में होता है। यह एक आणविक घड़ी की तरह है, जो हमें बताती है कि विभिन्न प्रजातियां कब एक दूसरे से अलग हुईं। डीएनए अनुक्रमण ने जीनोमिक्स नामक एक पूरे नए क्षेत्र को जन्म दिया है, जो किसी जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप यानी उसके जीनोम का अध्ययन है। जीनोमिक्स हमें न केवल प्रजातियों के बीच, बल्कि एक ही प्रजाति के भीतर भी भिन्नता को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मानव जीनोम परियोजना ने पूरे मानव डीएनए कोड का मानचित्रण किया। इसने हमें कई बीमारियों के आनुवंशिक आधार को समझने में मदद की है और व्यक्तिगत दवा के लिए नए रास्ते खोले हैं, जहां उपचार किसी व्यक्ति के अद्वितीय आनुवंशिक मेकअप के अनुरूप बनाया जा सकता है। विकासवादी जीव विज्ञान के लिए जीनोमिक्स एक खजाने की तरह है। आधुनिक तकनीक हमें प्राचीन डीएनए का अध्ययन करने की भी अनुमति देती है। वैज्ञानिक अब विलुप्त जानवरों जैसे मैमथ और निएंडरथल के जीवाश्मों से डीएनए निकाल सकते हैं। यह हमें सीधे उनके आनुवंशिक कोड को देखने और उनकी तुलना आज के जीवित प्राणियों से करने का मौका देता है। हम यह जान सकते हैं कि निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों के बीच क्या संबंध था। और हाँ, हम में से कई लोगों के डीएनए में निएंडरथल के कुछ अंश हैं। यह तकनीक विकास के अध्ययन को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। यह अब केवल हड्डियों और जीवाश्मों के बारे में नहीं है।
ये सीधे जीवन के कोड को पढ़ने और उसके इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के बारे में है। जैविक विकास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, यह भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक भी है। विकास के सिद्धांत हमें उन कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं जिनका मानवता आज सामना कर रही है। इनमें से एक प्रमुख चुनौती संरक्षण जीव विज्ञान है। हमारा ग्रह अभूतपूर्व दर से जैव विविधता खो रहा है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे कि निवास स्थान का विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण। विकासवादी जीव विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी प्रजातियां सबसे अधिक जोखिम में हैं और उनकी रक्षा के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियां क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक विविधता को समझना महत्वपूर्ण है। कम आनुवंशिक विविधता वाली आबादी बीमारियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। जलवायु परिवर्तन एक और वैश्विक संकट है जहां विकासवादी सोच आवश्यक है। जैसे जैसे ग्रह गर्म हो रहा है, प्रजातियों को या तो अनुकूलन करना होगा, नए स्थानों पर जाना होगा या विलुप्त होने का सामना करना पड़ेगा। विकास हमें बताता है कि अनुकूलन संभव है, लेकिन यह आमतौर पर एक धीमी प्रक्रिया है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन की गति कई प्रजातियों के अनुकूलन की क्षमता से बहुत तेज हो सकती है। यह समझना कि कौन सी प्रजातियों में तेजी से विकसित होने की क्षमता हो सकती है और कौन सी नहीं, हमें अपने संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र विकासवादी सिद्धांतों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। संक्रामक रोगों का विकास एक निरंतर दौड़ है। वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा या हाल ही में कोविड-19 लगातार उत्परिवर्तित और विकसित हो रहे हैं, जिससे नई टीके और उपचार विकसित करना एक सतत चुनौती बन गया है। विकासवादी जीव विज्ञान हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि वायरस कैसे विकसित हो सकते हैं और हमें अधिक प्रभावी दीर्घकालिक रणनीतियां विकसित करने में मदद करता है। यह डार्विनियन मेडिसिन नामक एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो मानव शरीर को एक विकासवादी दृष्टिकोण से देखता है, ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि हम बीमार क्यों होते हैं। अंत में, विकास को समझना हमें मानवता के भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम होमो सेपियंस अब पृथ्वी पर एक प्रमुख विकासवादी शक्ति हैं। हमारी गतिविधियां न केवल अन्य प्रजातियों के विकास को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि हमारे अपने भविष्य के विकास पथ को भी आकार दे रही हैं। क्या हम अपनी तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से करेंगे? क्या हम अपने ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करेंगे जिस पर हम निर्भर हैं? जैविक विकास की कहानी हमें विनम्रता सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक विशाल प्राचीन कहानी का हिस्सा हैं। भविष्य का अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और कलम हमारे हाथ में है। तो जीवन की इस लंबी और रोमांचक यात्रा के अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक गहरे और सुंदर सत्य पर पहुँचते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवन एक परिवार है। जैविक विकास का सिद्धांत केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह एक ऐसा विचार है जो हमें जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हमारे और एक पेड़ के बीच, एक तितली के बीच या समुद्र की गहराई में तैरने वाले एक सूक्ष्म जीव के बीच एक अटूट संबंध है। हम सभी लगभग 4 अरब साल पहले शुरू हुए जीवन के एक ही धागे से बुने हुए हैं। हमारे डीएनए में हम सभी अपने सबसे दूर के पूर्वज की विरासत को लेकर चलते हैं। यह परिप्रेक्ष्य हमें दुनिया को एक नई रोशनी में देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी जंगल में चलते हैं तो हम केवल पेड़ों और जानवरों का एक संग्रह नहीं देख रहे होते हैं, हम अपने दूर के चचेरे भाइयों को देख रहे होते हैं। प्रत्येक प्रजाति जीवन के वृक्ष पर एक अनूठी शाखा का प्रतिनिधित्व करती है, लाखों वर्षों के विकास का एक सफल प्रयोग। यह समझ हमारे भीतर प्रकृति के लिए एक गहरा सम्मान और आश्चर्य पैदा करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके कई निवासियों में से एक हैं जो एक साझा इतिहास और एक साझा भाग्य से बंधे हैं। जैविक विकास का ज्ञान हमें विभाजनकारी विचारों से ऊपर उठने में भी मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि मानव नस्लों के बीच के सतही अंतर वास्तव में कितने तुच्छ हैं। आनुवंशिक रूप से सभी मनुष्य उल्लेखनीय रूप से समान हैं, जो हमारे हाल के अफ्रीकी मूल को दर्शाता है। हमारी त्वचा के रंग, बालों की बनावट या आंखों के आकार में अंतर केवल स्थानीय वातावरण के लिए सतही अनुकूलन है। हमारे साझा विकासवादी इतिहास के विशाल विस्तार की तुलना में ये अंतर महत्वहीन है। विकास हमें सिखाता है कि हम एक मानव परिवार हैं जो विविधता में सुंदर और वंश में एकजुट है।
अंत में जैविक विकास हमें आशा की एक कहानी प्रदान करता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन कितना लचीला, रचनात्मक और स्थायी है। जीवन ने क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव, हिमयुगों और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाओं का सामना किया है और हर बार यह नए और अद्भुत रूपों में वापस आया है। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसा कि हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हैं, हम जीवन की इस अविश्वसनीय क्षमता से प्रेरणा ले सकते हैं। जैविक विकास की कहानी हमारी कहानी है। ये एक महाकाव्य है जो अभी भी लिखा जा रहा है और हम सभी इसके पात्र हैं। आइए हम इसे समझें, इसकी सराहना करें और इस अद्भुत ग्रह पर जीवन के जाल की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाएं।